नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो बनी हुई है आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज आपको मिलेगा आज हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, गर्मी के बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में सबसे ज्यादा बीमार होने का खतरा होता है। थोड़ी सी लापरवाही और जुकाम हो जाता है। और जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें बारिश में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसे होने से पहले रोका जाए तो बेहतर होता है, अगर हो जाए तो खतरनाक साबित होती है। बरसात में बीमारियों से कैसे बचा जाए, अस्थमा एलर्जी अगर हो तो किस तरह से इलाज करना है, इसी के बारे में स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी, जो कि एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत डॉक्टर साहब जी। दर्शकों, अगर आप भी अस्थमा या एलर्जी से परेशान हैं और आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश होगा। बिना किसी देर के जल्दी से हमारा नंबर डायल कीजिए, क्योंकि इस बीमारी से जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा हेल्थ फर्स्ट में। डॉक्टर साहब, अस्थमा और एलर्जी के बारे में हम बात करें। सबसे पहले अस्थमा के बारे में चर्चा करेंगे कि अस्थमा किस तरह की बीमारी है और है क्या। अस्थमा एक ऐसी सांस की बीमारी है जिनके अंदर पेशेंट्स की सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है। जनरली आमतौर पर यह देखा गया है कि जो पेशेंट्स धूल से, पेड़ पौधों के परागकण से इनसे सेंसिटिव होते हैं और इनके एक्सपोजर के बाद में उनके सांस लेने में दिक्कत आती है। आमतौर पर मौसम चेंज या मौसम के परिवर्तन होने के साथ साथ अस्थमा के सिम्टम्स आने लगते हैं। जनरली पेशेंट्स जो होते हैं वो अस्थमा को इनिशियल स्टेज पर अगर हम डायग्नोस कर लें, उनके लक्षणों की अच्छी तरह पहचान कर लें, तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक एलर्जी से संबंधित बीमारी है और सांस की नलियाँ जिन पेशेंट्स की काफ़ी हद तक हाइपर सेंसिटिव होती है, उनके अंदर अस्थमा के लक्षण भी ज़्यादा होते हैं और उनके लक्षण के साथ साथ उनके ये बीमारी और गंभीर होने की पूरी संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि अस्थमा जो है वो एलर्जी की वजह से हमें होता है, तो जाहिर सी बात है कि बारिश में एलर्जी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बारिश के मौसम में किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है उनके? आमतौर पर जो अस्थमा के लक्षण हैं वो मौसम परिवर्तन के साथ साथ देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही सर्दी से गर्मी या गर्मी से बरसात, बरसात के बाद में सर्दी से वापस गर्मी आती है, इस मौसम परिवर्तन के दौरान जो तापमान में परिवर्तन होता है, जो वातावरण का तापमान जो परिवर्तित होता है, वो आमतौर पर मरीजों को काफ़ी हद तक परेशान करता है। तो जब तापमान में परिवर्तन होता है तो ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी हद तक, बरसात का मौसम हो, चाहे ज़्यादा सर्दी हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बरसात का मौसम अभी इन दिनों काफ़ी लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा है। उसके अंदर पेशेंट्स के, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, ह्यूमिडिटी के साथ साथ उनके गर्मी के अंदर अगर आप ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, बरसात के मौसम में अगर आपने सावधानी नहीं रखी और बरसात के अंदर भीगते हैं, साथ ही बरसात के अंदर अगर आप भीगने के बाद गीले बाल अगर काफ़ी लंबे समय तक आपके रहते हैं, तो उससे भी अस्थमा के अटैक की पूरी संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये तो हमने बात की कि जिनको ऑलरेडी अस्थमा है उनको क्या दिक्कतें होती है, लेकिन पता कैसे लगाए कि हमें अस्थमा है या फिर नॉर्मल एलर्जी है? जनरली कई तरह से पेशेंट जो आता है वो खांसी की शिकायत लेके आता है। आमतौर पर जो अस्थमा के लक्षण हैं वो रात के समय और फ्रिक्वेंटली बार खांसी की शिकायत अगर काफ़ी लंबे समय तक है और मौसम परिवर्तन के साथ अगर कोई खांसी आपके शरीर में या आपके ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अस्थमा को इंगित करते हैं। तो जब पेशेंट को ये शिकायत होती है, काफ़ी लंबे समय से खांसी है, रात के समय खांसी का बढ़ जाना, साथ ही कई बार सांस की नलियों में सिकुड़न के साथ सीटी जैसी आवाज़ अगर उसमें आती है, तो वो भी एक तरह से सांस की नलियों की सिकुड़न की अवस्था को इंगित करती है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो खांसी है वो एलर्जी जनित हो सकती है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले कॉलर ले लेते हैं। हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, संजय जी दौसा से बात करना चाहते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब से बात कीजिए, सवाल पूछिए। जी पूछिए संजय जी।
ये मुझे अस्थमा होता है और कब्जी बहुत ज्यादा है, तो जब भी स्ट्रेस होने जाता हूँ तो सब अस्थमा ज्यादा हो जाता है। जी अस्थमा की तकलीफ आप कफ के साथ बता रहे हैं साहब? जी, काफी टाइम को 7-8 मंथ से हो गए। सांस की जो तकलीफ अस्थमा की आप बता रहे हैं, उसके साथ अगर कफ की मात्रा आ रही है या आपको कोई बुखार या गले में दर्द या और कोई बदन में दर्द है, तो निश्चित तौर पर ये आपको कहीं ना कहीं एलर्जी के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है। जी, तो अगर कफ की मात्रा कहीं आपको आ रही है, अस्थमा के मरीजों के अंदर जो कफ का कलर है वो सफ़ेद रंग का होता है। साथ ही अगर मान लो आपके बुखार के साथ बदन दर्द है और कफ में हरे पीले रंग की ऐसा नज़र आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। उसके लिए हम पूरी तरह से एक्सरे और अन्य जांचें करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाओं का उपयोग करते हैं। और इसके साथ ही ये आपकी जो सिम्टम्स हैं, इनके आधार पर हम दूसरे फेफड़ों के इन्फेक्शन को रूल आउट करना ज़रूरी समझता हूँ। जी डॉक्टर साहब, जो एलर्जी के लक्षण हैं और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। राकेश जी, स्वागत करती हूँ, पूछ लीजिए सवाल। हाँ नमस्कार, मैं कोटा से राकेश बात कर रहा था। हाँ नमस्कार। 5-7-8 महीनों 7-8 महीनों से मेरे को छींकें बहुत आती है, कभी भी किसी भी टाइम आ जाती है, कभी सुबह के टाइम पे, दोपहर जी एलर्जी टाइप बहुत होती है। 40-50 तक छींकें मतलब सेकंड पे आती है। तो मैं एलोपैथी की भी सिट्राजिन वगैरह लेता हूँ तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल कोई खास रिलीफ नहीं मिला। ये जो आपके छींकें आ रही है, नाक बंद रह सकता है, नाक से पानी आता है, पानी एकदम जो आता है उसका कलर साफ होता है। मौसम परिवर्तन या धूल के एक्सपोजर से या और कोई एलर्जन के एक्सपोजर से जो आप तकलीफ बता रहे हैं, फ्रिक्वेंट जो छींकें आ रही है, ये एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एलर्जन से तकलीफ बढ़ती है। तो हमें इस एलर्जन को आइडेंटिफाई करना एक सबसे प्राइमरी अहम और डायग्नोसिस के तौर पर हम इसको मानते हैं। तो जब आपके ये छींकों की काफ़ी लंबे समय से अगर तकलीफ़ चल रही है, तो उसको देखते हुए हमें प्राइमरी स्तर पर आपके रूटीन जांचों के साथ एलर्जी टेस्ट में किन किन चीज़ों से आपकी एलर्जी है, आपके धूल से एलर्जी हो सकती है, आपके पेड़ पौधों के परागकण से एलर्जी हो सकती है। कई बार हम घरों के अंदर पेट्स वगैरह रखते हैं, जानवर के जो बाल होते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों में कई बार ठंडी चीज़ है, तली हुई है, खट्टी चीज़ें जो रूटीन की अपनी फूड हैबिट्स बन गई हैं, उनके अंदर भी कोई ऐसे पदार्थ या ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। तो जो छींकों के लिए पर्टिकुलर एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना आप वाले केस में मैं ज़्यादा उचित मानता हूँ। इसके लिए कंप्लीट हम इन्वेस्टिगेशन करके और उन चीज़ों को अगर आइडेंटिफाई करें और उन चीज़ों को फिर हम शरीर में प्रवेश करने से रोकें, तो काफ़ी हद तक आपको छींकों से निजात मिल सकती है। जी, तो राकेश जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी और किस किस से उसको बढ़ावा मिलता है। अगले कॉलर लेंगे डॉक्टर साहब। मनोज जी हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, पूछ लीजिए सवाल। मनोज जी। हाँ जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। मनोज जी, सवाल पूछ लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, यानी कि हमारे शरीर में फुंसी ज्यादा है, फुंसियों के लिए फुंसियाँ हैं जी। हाँ जी जी, पूरा कीजिए अपना सवाल। पूरा बताएं सर। हाँ जी, हमारे यानी कि शरीर के पीछे जी हमारे फुंसी ज्यादा है जी, बरीक बरीक सी फुंसियाँ जी। और क्या तकलीफ रहती है? कोई नाक से पानी, छींकें, सांस लेने में कोई तकलीफ, इससे संबंधित कोई आपको तकलीफ है तो बताएं। हाँ जी, हाँ जी, छींकें आती कभी कभी जी। छींकें आ सकती। ये जो आप तकलीफ बता रहे हो जिसमें फुंसी है, हो सकता है स्किन की कोई और डर्मेटाइटिस या एक्जिमा हो, ये भी पार्ट ऑफ एलर्जी ही मानते हैं। आमतौर पर एलर्जी के पेशेंट्स दो डिपार्टमेंट्स में हमारे सुपर इम्पोज करते हैं, जिन्हें हम कहना चाहेंगे। एक डिपार्टमेंट जो चमड़ी की जो एलर्जी होती है वो, और एक अपने जो नाक और जो सांस की एलर्जी होती है उसके अंदर। आपकी जो तकलीफ है हो सकता है वो स्किन से संबंधित हो और उसके अंदर कोई ना कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, तो वो अपन एक स्किन स्पेशलिस्ट की राय लेके पहले ये रूल आउट कर लें कि ये आपकी सामान्य फुंसियाँ हैं या एलर्जी से संबंधित कोई डर्मेटाइटिस या एक्जिमा या चमड़ी की कोई अन्य समस्या है।
तो इसके लिए एक बार चर्म रोग विशेषज्ञ से राय लें। और जो आप छींकों की तकलीफ बता रहे हैं उसके लिए ज़रूर एलर्जिक राइनाइटिस मैं कहना चाहूँगा, उसके लिए आप तुरंत जो है किसी न किसी एलर्जी विशेषज्ञ से राय लेके पर्टिकुलर जांचें कराएं। और एलर्जी से संबंधित जो एलर्जेंस हैं, हो सकता है आपको कई चीज़ों से एलर्जी हो, उनको आइडेंटिफाई करके उनका आप जब तक रोकेंगे नहीं प्रवेश शरीर के अंदर, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, इस कॉल को यहीं तक लिमिट करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ हैं जितेंद्र जी सिरोही से। जितेंद्र जी स्वागत है, पूछिए सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह सिरोही से बोल रहा हूँ। सर सोराइसिस के बारे में कुछ स्किन डिजीज जो सोराइसिस है उसके बारे में आपसे सलाह लेनी थी कि क्या वो तो चमड़ी उसका कोई एलर्जी से कोई लेना देना है, क्या है ये? सोराइसिस एक तरह से स्किन की प्रॉब्लम है। आज जो अपन डिस्कस कर रहे थे उसमें एलर्जिक राइनाइटिस और सांस लेने में अगर कोई तकलीफ है, और सोराइसिस के लिए चर्म रोग विशेषज्ञ, क्योंकि ये एक तरह से चमड़ी का रोग है, कई बार ये आनुवंशिक भी है, साथ ही इसके लिए क्रॉनिक स्टेज में जनरली ये पेशेंट अगर शुरुआती तौर पर चर्म रोग विशेषज्ञ से राय नहीं लें तो ये एक समस्या बड़ी भी बन सकती है। तो इसके लिए सोराइसिस के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है और एक लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसको देखते हुए आपको फ्रिक्वेंटली जो है चर्म रोग विशेषज्ञ के दिशा निर्देश में अपना इलाज कराना चाहिए। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब आपको यही बताने की कोशिश करें जो स्किन की एलर्जी होती है, वो सांस लेने की जो तकलीफ, जो सांस लेने में एलर्जीज होती है, उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। एक और कॉलर ले लेते हैं डॉक्टर साहब। बीकानेर से हमारे साथ आशु जी जुड़ चुके हैं। आशु जी स्वागत करती हूँ, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। जी पूछिए आशु जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं पूछ रहा था कि एलर्जी का पूछ रहा था। हाँ पूछिए साहब, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, इसकी एलर्जी नाक में पानी चलता रहता है और काफी मतलब और थोड़ा बादल होता है तो जुकाम सा रहता है। जी जी, ये जो आप बादलों के साथ या मौसम परिवर्तन के साथ जो नाक से पानी की शिकायत कर रहे हैं, ये भी एलर्जिक राइनाइटिस के ही सिम्टम्स हैं। पानी के साथ साथ नाक भी बंद रहता होगा, छींकें भी काफ़ी मात्रा में आती होंगी, और जब आप किसी डस्ट के एक्सपोज होते होंगे या कभी किसी परागकण से एक्सपोज होते होंगे, कभी आंधी के अंदर आपका एक्सपोजर होता होगा, तो उस समय ये तकलीफ बढ़ती होगी। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस है। इसके लिए पर्टिकुलर अपन पूरी तरह से सारे ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस, एलर्जी टेस्ट कराएं। एलर्जी टेस्ट करा के आपको भी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मेरा शरीर किन किन चीज़ों से तकलीफ़ में आता है, किन किन चीज़ों के संपर्क में आने से मेरी तकलीफ़ बढ़ती है। उन चीज़ों की पहचान करें। पहचान के साथ साथ उनका संपर्क शरीर से अगर नहीं रोकेंगे तो ये समस्या काफ़ी हद तक लंबे स्टेज में जाती है और अंत में फिर ये अस्थमा में परिवर्तित हो जाती है। और जिन चीज़ों से हमें तकलीफ हो उनका परहेज करने में ही समझदारी है। परहेज करें। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अस्थमा एलर्जी की इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।